गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आपके सामने आज प्रस्तुत है द्वंद्व समास। हम इसका परिचय करते हैं। देखिए, आपको सामान्य परिचय के तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। द्वंद्व, ये शब्द हम ऐसे लिखते हैं, द्वंद्व। देखो, दोनों शब्दों में समानता है बिल्कुल। ये भी ऐसे लिखा जाता तो ये भी ऐसे लिखा जाता। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों पद ही प्रधान होते हैं। प्रधान का मतलब है दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। हम किसी एक पद को कम महत्वपूर्ण नहीं बता सकते इसमें। जबकि हम अन्य समास में क्या पढ़ते हैं, एक पद को कम महत्व और एक पद को ज्यादा, मतलब गौण और प्रधान पद के रूप में हम पढ़ते हैं इनको। तो हमारे को इसमें ये आवश्यकता नहीं है। इसमें हमारे पास दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों पद ही संख्या शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं, संख्या नहीं संज्ञा। दोनों पद ही क्या होते हैं, इसमें संख्यावाचक शब्द होते हैं। देखो, ये हम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ते हैं, हम इस पर आते हैं। ये राम और लक्ष्मण, बीच में संयोजक चिन्ह होता है इनके। ये पाप पुण्य, आन बान शान, ये तीन हमारे पास उदाहरण। और भी भाई बहन भी हो सकता है, ऊंच नीच भी हो सकता है ना, माता पिता भी हो सकता है इसमें। देखो, ये सामासिक पद है, इनका समास बना हुआ है पहले से, इसलिए ये सामासिक पद, इनको समस्त पद भी बोलते हैं। ये लिखा हुआ है इनके नीचे, समस्त पद। जब हम इनका विग्रह करेंगे, इनको थोड़ा विस्तृत रूप में करेंगे सामासिक विग्रह, तो यहाँ हम क्या करेंगे, राम और लक्ष्मण ऐसे हम लिखेंगे इनको। हम और शब्द का यह समावेश कर देंगे, राम और लक्ष्मण। और जब हम इसको सामासिक पद बनाएंगे तो इस और शब्द का हम लोप कर देंगे, इसको हम हटा देंगे यहाँ से। हमारे पास शब्द बच जाएगा राम लक्ष्मण, जो बोलने में शुद्ध है। यह शुद्धता प्रदान करता है, हमारे बोलने में शुद्ध लगता है। अगर हम राम और लक्ष्मण बोलेंगे तो हमें ज्यादा लिखना भी पड़ेगा, समय भी लगेगा हमारा, और वो इतना सार्थक अर्थ भी नहीं दे पाएगा। इसलिए हमें हमारे को समास की जरूरत पड़ती है। ये देखिए, ये पद है। शब्द ही जब वाक्य में प्रयोग हो जाता तो वो पद बन जाता। तो ये हमारे पास पद है दोनों। ये दोनों संज्ञा शब्द है, आपको बताया गया। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ये प्रधान, आप इसमें से किसको ज्यादा महत्व दोगे और किसको कम महत्व दोगे, हम किसी को नहीं दे सकते। हमारे को दोनों पदों को बराबर का महत्व देना पड़ेगा। इसलिए तो हम इनके बीच में और शब्द का समावेश करते हैं, ताकि दोनों पद, माता पिता किसको ज्यादा महत्व दोगे, नहीं दे सकते। भाई बहन किसको ज्यादा कम महत्व दोगे, किसको ज्यादा महत्व दोगे, नहीं दे सकते हम। तो हमारे लिए सभी बराबर, दोनों पद बराबर होते हैं। या दो से ज्यादा पद आए वो भी इसमें बराबर ही होंगे। इसलिए इसमें सभी पद बिल्कुल समान होते हैं। ये यहाँ पर यही तो लिख रखा, इस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। सभी इसलिए लिखा गया क्योंकि दो से ज्यादा पद भी आ जाते हैं कई बार। ये उदाहरण दे रखा, आन बान शान, रोटी कपड़ा मकान, हम बोलने में बोलते हैं। तो तीन पद आ गए अब की बार। तो फिर हम यहाँ पर अगर दो लिखे, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। कहीं हमारे पास वाक्य होते हैं, कई शब्दावली होती है, उसमें दो पद भी आ जाए, ठीक है। इसमें भी दो ही आ रहे, लेकिन यहाँ पर तीन भी तो आ गए। तो फिर हमारे लिए तो ये दिक्कत हो जाएगी, यहाँ हमारा नियम अनुसरण नहीं कर पाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर दो पद लिखे। इसलिए सभी पद प्रधान होते हैं, यही लिखा गया यहाँ पर। वह स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र है। राम और लक्ष्मण, राम अलग है, लक्ष्मण अलग है, स्वतंत्र है। इनमें कोई शब्द मिला हुआ नहीं आपस में। राम अपना अस्तित्व रखता है, लक्ष्मण, ये पाप है, पाप बिल्कुल, ये बिल्कुल अपना अलग शब्द है पाप। ये पुण्य, ये अपना अलग अस्तित्व रखता है। इसलिए ये स्वतंत्र होते हैं अपने आप में। देखो, ये आन बान शान, ये आन बान शान, ऐसे भी शब्दावली होते हैं इस प्रकार से। देखिए विद्यार्थियों, अपने कहने की बात यह है, मुख्य समझने की बात यह है कि इस पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है और दोनों पद ही संज्ञा शब्द होते हैं। इस प्रकार इनका अगर हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय, विग्रह का मतलब है अलग है, इनको तोड़ना, इनको विस्तार देकर लिखना, वो विग्रह। ये तो सामासिक पद है, समास बना हुआ है इनको, ये समास है। ये तो ये सारे जो लिख रखे हैं, इनका विग्रह, ये विग्रह यहाँ पर रहा। समास या सामासिक विग्रह एक ही बात है, इसी को कहते हैं हम विग्रह। विग्रह का मतलब होता है अलग करना, तोड़ना। ये राम और लक्ष्मण लिख रखा यहाँ पर आपका पहला उदाहरण का। पाप या पुण्य, देखो मैंने एक में और लगाया है और एक में या लगा दिया, फिर आखिरी में एक और है। यहाँ दो के बीच, इनके बीच में कुछ नहीं लगाया मैंने, और यहाँ और शब्द का प्रयोग किया और फिर ये शान लिख दिया। यहाँ पर मैंने ये ऐसा किया, मेरे कहने का मतलब है, हम द्वंद्व समास में पदों का विग्रह करते समय या सामासिक पदों का विग्रह करते समय हम
क्या करते हैं, विग्रह करते समय, सामासिक विग्रह करते समय पदों के मध्य, ये पदी है बिल्कुल, ये पदी है, इनको हम पदी बोलते हैं, ये जो भी आ रहे हैं ये पदी है। पदों के मध्य और, पदों के मध्य और, अथवा, या, एवं, आदि। देखो विद्यार्थियों, हम है ना द्वंद्व समास इनका विग्रह करते समय हम इनमें से जो भी कोई उचित होगा, इन पदों के अनुसार इनमें जो भी मेल खा पाएगा इनसे, इनके लिए सार्थक होगा, वो उचित शब्द चुनकर हम इनके बीच में लिख देंगे। अब राम और लक्ष्मण, यहाँ पर और शब्द आएगा, यहाँ पर हम अथवा या नहीं लिख सकते, एवं नहीं लिख सकते, आदि नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर और शब्द का समावेश किया है। ये पाप पुण्य, देखो या तो पाप ही हम कर सकते हैं या हम पुण्य ही हम कर सकते हैं, एक समय में एक ही कार्य हो पाएगा। जब विपरीत शब्द होते, विपरीत एक दूसरे के, संज्ञा शब्द तो होंगे, ये बात आपको पहले स्पष्ट कर दिया गया कि द्वंद्व समास में संज्ञा शब्द होते हैं, दोनों ही संज्ञा पद होंगे, तो ये संज्ञा पद ही है, दोनों के दोनों इधर के। जब विपरीत शब्द आते हैं, एक दूसरे के विपरीत पद आ जाते हैं, तो उनके बीच में या शब्द का प्रयोग होता है। ये या हम या से चुन लेंगे, ये या, इसका प्रयोग कहने का मतलब, या तो हम एक समय में पाप ही कर सकते हैं या पुण्य ही कर सकते हैं, दोनों कार्य हम एक साथ नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब आप तो ऐसे मान के चलो, व्याकरण नियमों के अनुसार जब विपरीत अर्थ देने वाले शब्द प्रयोग होते हैं, मतलब विलोम शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले, तो वहां पर या शब्द ही प्रयोग होएगा। अब पाप पुण्य या और इसके अलावा भी और सुख दुख, सुख दुख, ऊंच नीच भी आ सकता है, अनेक शब्द हमारे सामने, यहाँ पर लाभ हानि, लाभ या हानि, तो ऐसे ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर या का प्रयोग किया। ये आन बान शान, कई बार ऐसी शब्दावली प्रयोग हो जाती है जो 3 पद उसमें काम आते हैं, यहाँ पर 3 पद ही काम आ रहे हैं। इनका विग्रह करते समय, ये तो सामासिक पद है, समस्त पद भी बोलते हैं इसको, इनका विग्रह करते समय हम प्रथम 2 जो पद है उनको छोड़ देते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं दोनों के बीच, ये मैंने यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया। और जो आखिरी का पद है उससे पहले और शब्द का प्रयोग करते हैं हम, तो ये आन बान, इसका हलान जाएगा, बीच में अल्प विराम लग जाएगा, और इस शान से पहले और, ये रहा आन बान और शान, तो इसलिए यहाँ पर और जो पद है शब्द है इसका हम प्रयोग कर देंगे, तो ये हमारा सामासिक विग्रह, ये पद हमारा बन जाएगा यहाँ पर। चलिए, ये तो हमारे पास द्वंद्व समास की बात थी, हमने द्वंद्व समास का परिचय पढ़ा। देखो ये नियम है, इनकी परिभाषा होती नहीं है, इन समासों की कोई परिभाषा नहीं होती, ये नियमों पर आधारित होते हैं, नियमों को आधार मानकर ही इनकी शब्द रचना होती है और शब्द विग्रह होता है इनका। तो अब हम इनके नियम देख सकते हैं, क्योंकि उदाहरण पढ़ लेने के बाद हमारे लिए नियम समझना आसान हो जाएगा। इस समास में सभी पद प्रधान होते हैं, बिल्कुल बता दिया गया आपको, ये भी प्रधान है, ये भी प्रधान है, ये भी प्रधान है, तो ये भी प्रधान है, ये भी, ये भी, ये भी, सारे पद ही प्रधान है यहाँ पर हमारे पास। कोई यहाँ पर मैं भाई बहन लिख दूं, भाई बहन, तो भाई बहन में से कोई ज्यादा प्रधान और कोई ज्यादा गौण नहीं हो सकता, दोनों पद यहाँ पर प्रधान है बिल्कुल। तो हम यहाँ पर भाई और बहन बताया आपको, ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ तो दे नहीं रहे हैं, ये समान संज्ञा शब्द है, इसलिए हम इनके बीच में और शब्द का ही प्रयोग करेंगे, इसमें से उपयुक्त चुन लेंगे। ये और रहा, ये और का प्रयोग हम इनको विग्रह करते समय इनके लिए करेंगे हम, और यहाँ पर सामासिक विग्रह करते समय मध्य और, अथवा, या, एवं आदि में से जो भी उचित होगा, वाक्य के अनुसार, पद के अनुसार जो उचित होगा हम लगा रहे हैं, यहाँ पर हम लगाते चलो जो भी आया हमारे पास। देखिए विद्यार्थियों, हमें ये द्वंद्व समास का एक परिचय था, इसके प्रकार जो होते हैं, इसके भेद वो 3 प्रकार से होते हैं। देखो एक तो होता है इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सभी पद प्रधान बस स्वतंत्र होते हैं, ये मैं लिख रखा हूं आपको। दूसरा होता है यहाँ पर हमारे पास में समाहार द्वंद्व और एक वैकल्पिक द्वंद्व होता है, ये 3 प्रकार इसके आपके सामने दे रखे हैं। इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व बताया गया, सभी पद इसमें प्रधान होंगे और सभी स्वतंत्र होंगे आपस में एक दूसरे से, बिल्कुल। ये देखिए दोनों, ये लाल
बाल पाल। यहाँ पर आन बान शान हम पढ़ते रहते हैं, बिल्कुल आन बान शान। ये लाल बाल पाल, लाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, उनके लिए आया जो विद्यार्थी नए हैं, जो नहीं पढ़ पाए इनको। तो हम इनका विग्रह करते समय लाल बताया ना आपको, 3 पद अगर आ जाते हैं तो 3 पदों में पहले वाले 2 पदों के मध्य तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, मतलब कोमा, ये कोमा लगा देंगे। और आखिरी वाले के पहले और पद का प्रयोग हम करेंगे, जैसा उचित होगा वो। तो 3 आते तो और का करेंगे, या अथवा किंतु परंतु, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे इनके मध्य में। ये यहाँ पर लिख रखा, इनका लिखा नहीं मैंने। तो यहाँ हम और का प्रयोग कर देंगे पाल से पहले, तो ये हमारा समासिक विग्रह बन जाएगा। उसी प्रकार ये राजा रानी है। अब राजा और रानी एक दूसरे के विपरीत तो है नहीं, जो हम या शब्द का प्रयोग करेंगे, या वे का करेंगे, एवं का करेंगे, अथवा का करेंगे। ये एक दूसरे समानार्थी शब्द है, ऐसे मान के चलिए। ये एक दूसरे के पूरक ही मान के चलिए आप इनको, या ये मिलते जुलते शब्द एक दूसरे के, इसलिए हम और शब्द का प्रयोग करेंगे। हम ज्यादा महत्व किसी को, कम महत्व किसी को नहीं दे सकते। यहाँ पर बता दिया गया द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता ही होती है। तो ये राजा रानी, राजा और रानी। ये सीताराम, सीता और राम। दूध रोटी, दूध और रोटी। इस प्रकार से हमारे पास द्वंद्व समास के, और वो भी इतरेतर द्वंद्व के, जो दोनों पद प्रधान और साथ में स्वतंत्र होते हैं। दोनों पद संज्ञा शब्द भी होते हैं, इसी का नियम है ये होता है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में क्या होता है, कई बार हम 2 पद होते तो उसमें, लेकिन पहला पद जो होता उससे मिलता जुलता दूसरा पद प्रयुक्त होता हमारे पास। जैसे आपको मैं बता दूं, अभी कपड़ा लत्ता हम बोलते कपड़ा लत्ता, पेड़ पौधे, भव बेटी, इस प्रकार से दाना पानी, ऐसे हम बोलते हैं। ये यहाँ पर दे रखा चाय पानी, बिल्कुल चाय पानी, जी जान, भव बेटी, पेड़ पौधे, ये हमारे को दे रखा है यहाँ पर। अब हम ऐसी स्थिति पर क्या करें, क्या करना चाहिए, जब पहले पद से मिलता जुलता ही दूसरा पद प्रयुक्त होता है, ना कि उससे बिल्कुल ही अलग प्रकार का प्रयुक्त होता है। जब पहले पद से मिलता जुलता है, जैसे जी जान है, बहु बेटी है, पेड़ पौधे हैं, कपड़े लत्ते हैं। अब इनमें हम क्या करेंगे, देखो इनका विग्रह करते समय हम है ना इनके आखिरी में, जैसे चाय पानी आदि, इसके आखिरी में हम चाय पानी आदि, इसी प्रकार से इन सभी के आखिरी में पद के, दोनों पद के बाद हम आदि शब्द का प्रयोग करेंगे। तो बोलने में ऐसे बोला जाएगा चाय पानी आदि। हम बोलते हैं ना चाय पानी पिलाए कि नहीं पिलाए, तो चाय पानी आदि, जो भी नाश्ता है, चाय है, पानी है, जलपान है, जो भी, तो आदि शब्द का प्रयोग हम करेंगे। क्योंकि चाय पानी के साथ में ही वो कह देना चाहता है भाई चाय पानी थोड़ी ना, इसके अलावा नाश्ता भी, कोई खाना वगैरह या अन्य जलपान वगैरह जो भी है इसी के अंतर्गत आ जाता है। इसीलिए तो हम आदि करेंगे, और आदि का मतलब हमारे को पता प्रारंभ होता है। इसका मतलब इसके अलावा और कुछ भी है जो हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाए, सिर्फ इन शब्दों में सीमित कर दिया उसके आगे के अर्थ को। ये जी जान, उसने अपनी पूर्ण जी जान लगा दी, ये मिलता जुलता शब्द है। जी जान, बहु बेटी आदि, पेड़ पौधे वगैरह, ये सब मिलते जुलते आपस में शब्द है। तो इनके और का प्रयोग नहीं करेंगे, एवं का नहीं करेंगे, अथवा का नहीं करेंगे, व का नहीं करेंगे, या का नहीं करेंगे। हम किसका प्रयोग करेंगे, आदि का। आदि दे रखा आपको यहाँ पर, ये आदि इस वाक्य के लिए नहीं है, ये आदि इन्हीं के लिए है, ये इन्हीं के साथ आया हुआ शब्द है ये। चलिए, ये समाहार सम प्लस, ये सम प्लस आहार, अर्थात समानी बाद वाला पद आ जाए, तात्पर्य इसी में अर्थ छुपा हुआ है इसका, तो ये समाहार द्वंद्व हो जाएगा हमारा। देखिए इतरेतर द्वंद्व में क्या आया था, इतरेतर दोनों पद प्रधान थे, वो दोनों संज्ञा शब्द थे, आपस में स्वतंत्र थे, दोनों पद एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं थे कोई भी। ये यहाँ पर देख लो आप, लाल बाल पाल, इनमें क्या समानता, कुछ नहीं, ये व्यक्ति है बस, बिल्कुल। ये सीताराम, इनमें क्या समानता, बिल्कुल। ये राजा रानी, ये राजा रानी है बस। इस प्रकार से इनमें आप देखिए जी जान, बहु बेटी, पेड़ पौधे, चाय पानी वगैरह आदि, ऐसे बोलते हैं हम इनको, इसलिए यहाँ पर आदि और वहां पर और शब्द का प्रयोग आएगा। ये एक वैकल्पिक द्वंद्व हमारे पास में, वैकल्पिक। देखिए हम क्या करते हैं, कई बार हमारे पास कई शब्दावली ऐसे प्रयुक्त होती है जो एक दूसरे के विपरीत होती है। मैं आपको उदाहरण में ले चुका हूं पहले भी, ये पाप पुण्य, ये पाप पुण्य वैकल्पिक द्वंद्व का ही उदाहरण है। कई बार ऐसी शब्दावली होती है जो एक दूसरे से विपरीत होती है,
विलोमार्थी शब्द होते हैं। ऐसी अवस्था पर या तो वो एक ही प्रतिक्रिया व्यक्त होगी, दोनों प्रतिक्रियाएं साथ नहीं व्यक्त हो सकती, इसलिए इनके बीच में या का प्रयोग करते हैं हम। जैसे सुख या दुख, ऊंचा या नीचा, धूप या छाह, छा यानी छाया। तो हम यहाँ पर और का प्रयोग कभी नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, ये विपरीत शब्द है। विपरीत शब्द अगर कुछ आते हैं हमारे पास में, विपरीत पदों का प्रयोग हो जाए, तो यहाँ पर सुख दुख, तो सुख या दुख इसमें से ले लेंगे, या ये उचित ही तो बोला उसने हमारे को भाई, उचित पदों का प्रयोग आप करोगे, सुख या दुख। लाभ हानि, लाभ या हानि, नया पुराना, नया या पुराना। उसी प्रकार दिन या रात। इस प्रकार से ये वैकल्पिक द्वंद्व के अंतर्गत आते हैं। तो विद्यार्थियों, ये 3 प्रकार के उदाहरण हैं। मैं एक बार वापस इसकी आवृत्ति कर देता हूँ। इतरेतर द्वंद्व, समास द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में दोनों पदों की प्रधानता होगी, बिल्कुल संज्ञा शब्द होंगे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। उसी प्रकार मिलते जुलते शब्द उसमें प्रयोग नहीं होंगे। इसी प्रकार से उसमें ना विलोम शब्द वाले आएंगे, आपस में एक दूसरे के विपरीतक आएंगे। अगर कोई समानार्थी आ जाए, पहले पद से मिलता जुलता ही दूसरा आ जाए, या उसी वर्ण से शुरू होने लग जाए, जैसे पेड़ पौधे, ये हरा, चाय पानी, जी जान, बहु बेटी, ऐसे मिलते जुलते पहले पद से मतलब मिलते जुलते आ जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आदि शब्द लगाकर हम द्वंद्व समास, द्वंद्व में समाहार द्वंद्व का प्रयोग होता है। वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व में यही हमारे पास में विकल्प के रूप में, अर्थात एक को सुख दुख, लाभ हानि, नया पुराना, दिन रात होगा तो एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकते। इस प्रकार से हमारा ये द्वंद्व समास पूरा होता है। देखिए, नियमों पर आधारित नियम, इसके हम अनुसरण कर रहे हैं प्रत्येक नियम का। इसके सभी पद संज्ञा शब्द होते हैं। आप कोई सा ही पद उठा लो, ये चाय पानी उठा लो, जी जान उठा लो, बहु बेटी, पेड़ पौधे। देखिए, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ विद्यार्थियों, इतरेतर द्वंद्व में ये संख्यावाची जो शब्द होते हैं, जैसे 1 से 9 तक, तो वो क्या अलग समास में चले जाते हैं। जैसे द्विगु समास है, उसमें चले जाते हैं 1 से, जैसे त्रिभुज। अब त्रिभुज द्विगु समास का उदाहरण है। लेकिन 9 के बाद में जो भी होते हैं, जो भी संख्याओं से शब्द बनते हैं, वो शब्द इसी में आते हैं इतरेतर द्वंद्व। जैसे 45, 40 और 5, इसको ऐसे बोलते हैं हम, 35, 40, 45, 40 और 35, 30 और 5, 25। उसी प्रकार 20, ऐसे शब्द 20 या 25, 15, ऐसे शब्द, ये शब्द इसी के अंतर्गत आते हैं। मतलब 1 से 9 तक की संख्याओं को छोड़कर, और ये जो बाकी बचते हैं 45, 55, ऐसे 23, 20 और 3, ये इसी के अंतर्गत आते हैं, इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत। तो ये संख्या ही भी, इन संख्याओं से बनने वाले शब्द इसी इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत आएंगे, ना कि ये द्विगु समास के अंतर्गत जाएंगे। द्विगु में 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के शब्द ही जाते हैं। इस प्रकार से ये हमारा जो आज का समास था वो पूरा होता है।